नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस एक केस की जिसकी चर्चा हर जगह है, जेन स्ट्रीट। कैसे एक अमेरिकी फर्म ने इंडियन मार्केट में एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें हजारों रिटेल इन्वेस्टर्स फंस गए। आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को। शुरुआत करते हैं इस नंबर से। 36,000 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, ये वो प्रॉफिट है जो जेन स्ट्रीट ने कथित तौर पर इंडियन मार्केट को मैनिपुलेट करके बनाया। और ये पैसा ये किसी एक इंसान की जेब से नहीं, बल्कि हम जैसे उन लाखों रिटेल ट्रेडर्स की जेब से निकला जो मार्केट में अपनी मेहनत की कमाई लेकर आए थे। महान इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने यह बात सालों पहले कही थी। और जेन स्ट्रीट का यह केस मानो इसका जीता जागता सबूत है, क्योंकि इस पूरे खेल के दिल में डेरिवेटिव्स ही थे। और इन फाइनेंशियल हथियारों का इस्तेमाल वाकई में बड़े पैमाने पर तबाही मचाने के लिए किया गया। तो इस पूरे मामले की तह तक चलेंगे। हम समझेंगे कि ये स्कैंडल असल में था क्या, फिर जानेंगे कि इसके पीछे के मास्टरमाइंड कौन थे, उनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को, उनके जाल को डिकोड करेंगे और फिर देखेंगे कि ये पूरा मामला खुला कैसे। और सबसे आखिर में सबसे ज़रूरी बात, एक आम निवेशक के तौर पर हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो असल में हुआ क्या था? 4 जुलाई 2025 इस तारीख को सेबी ने एक ऐसा ऑर्डर पास किया जिसने पूरे मार्केट में खलबली मचा दी। एक बहुत बड़ी विदेशी फर्म को बैन कर दिया गया और उनके हजारों करोड़ के फंड्स फ्रीज कर दिए गए। तो कहानी के सेंटर में है एक अमेरिकी फर्म, उनकी एक खुफिया इंडिया स्ट्रैटेजी और वो अरबों रुपए जो इंडिया के आम रिटेल इन्वेस्टर्स से बनाए गए। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, इसके पीछे थी सालों की प्लानिंग और मार्केट की साइकोलॉजी की एक बहुत गहरी समझ। तो सवाल यह है कि आखिर ये जेन स्ट्रीट है कौन और ये कंपनी किस तरह से काम करती है। चलिए इनको थोड़ा और करीब से जानते हैं। जेन स्ट्रीट एक प्रॉप यानी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म है। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो खिलाड़ी हैं जो मार्केट में अपना खुद का पैसा लगाकर खेलते हैं, किसी और का नहीं। मतलब जब पैसा अपना हो तो वो बड़े से बड़ा रिस्क ले सकते हैं, बड़े से बड़े मुनाफे के लिए। और जेन स्ट्रीट कोई छोटी मोटी फर्म नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सीक्रेटिव ट्रेडिंग फर्म्स में से एक है। यहाँ नजर डालें तो पता चलता है कि उनका सेटअप कितना कॉम्प्लेक्स था। 2020 में भारत आए और फिर 3 अलग अलग देशों में रजिस्टर्ड कंपनियों के जरिए ऑपरेट करने लगे। ये हाई फ्रीक्वेंसी और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के एक्सपर्ट थे। मतलब सुपरफास्ट कंप्यूटर्स और एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके सेकंड के भी छोटे हिस्से में ट्रेड करना। इन्होंने खास तौर पर एक इंडिया स्ट्रैटेजी बनाई और सिर्फ 2 साल में 36,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया। अब आते हैं सबसे दिलचस्प और जरूरी हिस्से पर। आखिर उन्होंने ये किया कैसे? उनका तरीका क्या था? चलिए उनके इस परफेक्ट ट्रेडिंग जाल को स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं। तरीका वही पुराना था, पंप एंड डंप। मतलब पहले झूठी डिमांड बनाकर किसी चीज की कीमत को आसमान पर पहुंचाओ और जब बाकी लोग खरीदने के लिए टूट पड़े तो अपना माल ऊंचे दाम पर बेचकर निकल जाओ। बस इन्होंने इसी पुराने खेल को डेरिवेटिव्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इतने बड़े स्केल पर खेला कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। ये लोग बहुत स्मार्ट थे। इन्होंने पूरे मार्केट को नहीं छेड़ा। इनका निशाना था बैंक निफ्टी इंडेक्स। और उसमें भी, जैसा कि ये टेबल दिखा रहा है, इन्होंने उसकी 2 सबसे बड़ी मछलियों को पकड़ा, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। ये दोनों मिलकर इंडेक्स का 50% से ज्यादा वजन रखते हैं। मतलब अगर इनको हिला दिया तो पूरा बैंक निफ्टी हिल जाएगा। और यही इनका प्लान था। और ये रहा उनका पूरा गेम प्लान 5 सिंपल स्टेप्स में। स्टेप 1, सुबह होते ही बैंक निफ्टी के बड़े स्टॉक्स और फ्यूचर्स में जबरदस्त खरीदारी करना। स्टेप 2, फोमो क्रिएट करना, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये जानबूझकर मार्केट प्राइस से बहुत ऊपर के बाय ऑर्डर्स लगाते थे ताकि रिटेलर्स को लगे कि कोई बड़ी तेजी आने वाली है और वो भी खरीदने कूद पड़े। स्टेप 3, और ये थी असली चाल, जब मार्केट इनकी वजह से ऊपर होता तब ये चुपचाप अपना असली दांव खेलते थे, मार्केट के गिरने पर। ये सस्ते सस्ते पुट ऑप्शंस खरीदते और महंगे महंगे कॉल ऑप्शंस बेचते थे। और फिर स्टेप 4 और 5, दोपहर में मार्केट बंद होने से कुछ देर पहले सुबह खरीदा हुआ सारा माल अचानक से बेच देना। इससे मार्केट क्लैश हो जाता और मार्केट गिरने पर जो दांव इन्होंने लगाए थे वो इन्हें जैकपॉट दिला देते। वो कितने बड़े प्लेयर थे इसका अंदाजा इस चार्ट से लगाया जा सकता है। कुछ खास दिनों में आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े बैंक में होने वाली कुल खरीद का 20 से 23% हिस्सा अकेले जेन स्ट्रीट का था। सोचिए, जब कोई एक खिलाड़ी इतनी बड़ी ताकत के साथ खेलेगा तो वो मार्केट को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है।
इसे ऐसे समझिए, जब पूरा मार्केट तेजी की पार्टी मना रहा था, तब जेन स्ट्रीट कोने में खड़ी लॉटरी के टिकट्स खरीद रही थी। ये सस्ते पुट ऑप्शंस वही लॉटरी टिकट थे जो तभी लगते जब मार्केट बुरी तरह से क्रैश होता। रिटेल ट्रेडर्स को लग रहा था कि मार्केट तो ऊपर जा रहा है, ये टिकट तो बेकार है, और वो खुशी खुशी ये टिकट जेन स्ट्रीट को बेच रहे थे, बिना ये जाने कि वो खुद एक जाल में फंस रहे हैं। तो यहां दो तस्वीरें थीं। एक जो सबको दिखाई जा रही थी कि मार्केट बुलिश है, कीमतें बढ़ रही हैं, और दूसरी जो असली प्लान था कि हम बाद में मार्केट को गिरा देंगे। एक तरफ रिटेलर्स को खरीदने के लिए उकसाया जा रहा था और दूसरी तरफ चुपचाप मार्केट के गिरने पर दाव लगाया जा रहा था। एक धोखा और एक असली इरादा। तो सवाल उठता है कि अगर स्ट्रैटेजी इतनी ही कमाल की थी तो ये लोग पकड़े कैसे गए? और मजे की बात यह है कि इन्हें सबसे पहले सेबी ने नहीं, बल्कि अमेरिका में इनकी ही एक दुश्मन कंपनी ने बेनकाब किया। ये टाइमलाइन पूरी कहानी बताती है। 2023 में मिलेनियम नाम के एक राइवल हेज फंड ने जेन स्ट्रीट के कुछ कर्मचारियों को अपने यहां नौकरी दे दी। इन कर्मचारियों ने अपनी नई कंपनी को जेन स्ट्रीट की खुफिया इंडिया स्ट्रैटेजी का राज बता दिया। मिलेनियम ने जेन स्ट्रीट पर केस कर दिया और इसी केस की वजह से इंडिया स्ट्रैटेजी और उसके मुनाफे की सारी डिटेल्स पब्लिक हो गई। बस यहीं से सेबी को भनक लगी और इंडिया में एक बड़ी जांच शुरू हो गई। तो जैसे ही ये पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आया, सेबी ने अपना हथौड़ा चलाया और फिर जो हुआ उसने पूरे मार्केट को हिलाकर रख दिया। सेबी ने अपने ऑर्डर में कोई लाग लपेट नहीं की। उन्होंने इसे साफ साफ इंट्राडे इंडेक्स मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी का नाम दिया। मतलब एक ही दिन के अंदर जानबूझकर इंडेक्स से छेड़छाड़ करने और रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने की एक सोची समझी साजिश। और फिर आया एक्शन। सेबी ने जेन स्ट्रीट पर ट्रेडिंग से बैन लगाया और इंडिया में उनके अकाउंट्स में पड़े करीब 4,800 करोड़ रुपए तुरंत फ्रीज कर दिए। ये रेगुलेटर की तरफ से एक बहुत बड़ा और कड़ा मैसेज था। इसका असर तुरंत देखने को मिला। जेन स्ट्रीट के ब्रोकर नुवामा वेल्थ का स्टॉक 11% तक गिर गया। एंजल वन, बीएससी, सीडीएसएल जैसे कई और स्टॉक्स भी गिरे। पूरे ब्रोकरेज इकोसिस्टम में एक डर की लहर दौड़ गई कि इस खेल में और कौन-कौन शामिल हो सकता है। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे स्कैंडल से एक आम निवेशक के लिए क्या सीख है? वो कौन सी बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? 3 बातें हैं जो गांठ बांध लेनी चाहिए। पहली, ईमानदारी सबसे जरूरी है। जो भी मार्केट को धोखा देने की कोशिश करेगा, वो आज नहीं तो कल पकड़ा जरूर जाएगा। दूसरी, असामान्य हरकतों से सावधान रहें। अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स बिना किसी बड़ी वजह के रॉकेट बन रहा है, तो वो मैनिपुलेशन का संकेत हो सकता है। लालच में ना आए। और तीसरी, और शायद सबसे जरूरी, एक बिगिनर के तौर पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से दूर रहें। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सेबी का खुद का डेटा कहता है कि एफएनओ में 10 में से 9 रिटेल ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं। ये जल्दी अमीर बनने का नहीं, बल्कि जल्दी पैसा डुबाने का रास्ता है। और आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाता है कि जब एक अरबों डॉलर की फर्म दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव्स मार्केट को इस तरह मैनिपुलेट कर सकती है, तो क्या एक आम रिटेल इन्वेस्टर कभी ये भरोसा कर सकता है कि ये खेल पूरी तरह से फेयर है? सोचिएगा जरूर।